सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 पर, जिसका आयोजन 10 नवंबर अर्थात कल किया गया था। जब यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तब इस पर पूरे विश्व की नजरें थीं। कारण यह था कि इस शिखर सम्मेलन के आयोजन से पहले कई प्रकार के महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो चुके हैं। पहला डेवलपमेंट तो यह हुआ है कि जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं वह होंगे जो बाइडन। जो बाइडन की जो पॉलिसी है रूस चीन के संदर्भ में और साथ ही साथ दक्षिण एशिया के संदर्भ में, वह डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी अलग है। तो ऐसे में जो बाइडन जब पूरे विश्व के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप से अलग अपनी पॉलिसी बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो भारत के सामने कई प्रकार की चुनौतियां होंगी कि आखिर वह किन देशों के साथ किस प्रकार अब नए सिरे से अपने संबंधों को स्थापित करें। क्योंकि जो बाइडन की जो पॉलिसी है वह काफी लिबरल मानी जाती है चीन के संदर्भ में, और इस समय भारत और चीन का जो सीमा तनाव है अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में समझना होगा कि इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत कैसे अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयास कर सकता है। वहीं जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह हुआ है रूस के संदर्भ में। रूस और आर्मेनिया के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते में यह उल्लेख किया गया था कि अगर आर्मेनिया पर कोई देश हमला करता है तो रूस अपने ऊपर उसको हमला मानेगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल ही में रूस ने ही क्या किया है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक समझौता करवाया है और उस समझौते में जो आर्मेनिया के हित हैं वो काफी प्रभावित हुए हैं। और इससे यह पता चलता है कि रूस के ऊपर आंख बंद कर कर कोई देश भरोसा नहीं कर सकता, जैसा कि आर्मेनिया ने किया था और आर्मेनिया को क्या हुआ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह यह है कि इस समय पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है वह काफी मजबूत हुआ है और इसमें एक और तीसरा देश शामिल हो गया है, वह है तुर्की। और ये जो तीनों देश हैं वह भारतीय हितों को पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में न सिर्फ प्रभावित कर रहे हैं बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत को अमेरिका से जो अभी तक समर्थन मिल रहा था उसमें जब परिवर्तन आएगा तो भारत कैसे अपने हितों को इन सभी क्षेत्रों में सिक्योर कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में भारत ने किस तरह से अपनी मजबूती को स्थापित करने का प्रयास किया है, किस डायरेक्शन में भारत अपने संबंधों को आगे लेकर बढ़ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से हम टॉपिक को समझेंगे। वर्ष 1996 में चीन एवं 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों अर्थात रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान ने संघाई 5 नामक एक संगठन की स्थापना की। स्थापना का उद्देश्य था कि इन देशों की जो सीमाएं हैं उस पर क्या किया जाए, स्थिरता लाया जाए, किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ने से रोका जाए। वर्ष 2001 में संघाई 5 नाम का जो संगठन बना था, इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और जब आयोजन किया गया तो उसमें उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया इस संगठन के अंतर्गत। और जब उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया तो संघाई 5 जो था वह संघाई 5 नहीं रहा, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और नया नाम रखा गया संघाई सहयोग संगठन अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम SCO के नाम से जानते हैं। इसी के कारण आपने देखा होगा कि SCO की जो स्थापना है वह बताई जाती है 15 जून 2001 को, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वह 1996 से आपको दिखाई देगा। यह जो SCO है अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है वह रूसी और चीनी है और इसका जो मुख्यालय है वह चीन की राजधानी बीजिंग में है।
एससीओ का जो चार्टर है इस पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर हुआ और यह चार्टर वर्ष 2003 में लागू हुआ। यह जो चार्टर है इस संगठन का, यह एक प्रकार का संवैधानिक दस्तावेज है जिसके आधार पर संगठन के लक्ष्य क्या होंगे, सिद्धांत क्या होंगे, उसकी संरचना क्या होगी, उसको रेखांकित किया गया है। कुल मिलाकर यह जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से यह एक चार्टर बनाया गया है, यह इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी सदस्य देश हैं इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद और विवाद ना हो। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह जो संगठन है एक प्रकार का यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। अर्थात इसके माध्यम से, अर्थात एससीओ के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, राजनीतिक स्ट्रक्चर का मतलब कि राजनीति में किस प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको कैसे सभी देशों के अनुकूल बनाया जाए, इस पर ध्यान देना है। आर्थिक हितों को बढ़ाना है और सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना है जिससे इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। इसकी स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि जो नस्ली और धार्मिक चरमपंथ है उससे निपटा जाए, क्योंकि इन सभी देशों में इस प्रकार की समस्या बनी हुई थी। कुछ समीक्षक मानते हैं कि एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन अमेरिकी प्रभुत्व वाले जो नाटो है उसका जवाब दिया गया है रूस और चीन की तरफ से। अर्थात जिस तरह से नाटो की स्थापना की गई है उससे इन क्षेत्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए एससीओ का गठन किया गया है रूस और चीन की तरफ से। यह जो बात है कई बार सही भी साबित हुई है, क्योंकि जब भी नाटो के सम्मेलन होते हैं तो उसमें चिंता व्यक्त की जाती है एससीओ को लेकर। अर्थात यह कहा जाता है कि एससीओ जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जिस तरह से मजबूत हो रहा है, आने वाले समय में वो नाटो को चुनौती दे सकता है। वर्ष 2001 से इस संगठन का एक अहम मकसद ऊर्जा की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना है। और यह ऊर्जा आपूर्ति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा का परिवहन है उस पर प्रभाव पड़ता है यहाँ पर बढ़ते आतंकवाद से। इसीलिए ऊर्जा के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ साथ ये आतंकवाद के खात्मे का भी प्रयास करता है। वर्तमान समय में इसके 8 सदस्य देश चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत और पाकिस्तान हैं। इसके 4 जो है ऑब्जर्वर देश हैं, अर्थात सदस्य देश जो ऑब्जर्वर हैं वह हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके जो है 6 डायलॉग पार्टनर हैं और वह हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि इस संगठन की स्थापना हुई कैसे। अब इसकी खासियत क्या है? एससीओ में वैश्विक जनसंख्या का करीब 40% जो हिस्सेदारी है जनसंख्या के पॉइंट ऑफ से दिखाई। अर्थात एक इस प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है जिसके अंतर्गत विश्व की 40% जो है कि जनसंख्या निवास करती है। ऐसे में इस क्षेत्र के संदर्भ में कोई पॉलिसी महत्वपूर्ण बनती है तो ये क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विश्व की लगभग आधी से थोड़ी सी कम आबादी यहाँ पर निवास करती है। एससीओ वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि इस समय यह जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो रेशियो है 28% हो चुका है। इसके अलावा दुनिया के कुल भूभाग का लगभग 22% हिस्सा इस संगठन के अंतर्गत आने वाले देशों के अंतर्गत आता है। इसका जो भौगोलिक महत्व तो है ही है, साथ ही साथ इसका जो सामरिक और रणनीतिक महत्व है वह काफी ज्यादा है। भौगोलिक महत्व के चलते एससीओ मध्य एशिया को नियंत्रित करने और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को कम करने में क्या हुआ है, सफल हुआ है। एससीओ को उत्तर अटलांटिक संधि अर्थात नाटो का भी क्या है, उसका एक जो है कि काउंटर संगठन के रूप में इसको माना जाता है। तो प्रश्न आएगा कि भारत इसमें कैसे शामिल हुआ। साल 2017 से पहले भारत एससीओ के पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल था। भारत को इस संगठन में सदस्यता दिलाने में रूस की जो भूमिका थी वो काफी महत्वपूर्ण रही है। मध्य एशियाई देश चीन शुरुआत में इस संगठन के विस्तार के पक्ष में नहीं था, जबकि रूस इस क्षेत्र में विस्तार चाहता था। जानकारों के मुताबिक चीन की बढ़ती शक्ति को देखते हुए रूस इस संगठन में विस्तार के लिए
लिए राजी था और इसी के तहत भारत को इसका सदस्य बनाया गया। 2009 में रूस ने आधिकारिक तौर पर एससीओ में भारत को शामिल किए जाने का समर्थन किया था। जवाब में चीन ने भी पाकिस्तान को इस संगठन में सदस्यता दिलाने की बात रखी ताकि वह भारत को पाकिस्तान के माध्यम से काउंटर कर सके। नवंबर 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आसिफ अली जरदारी की जून 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में मुलाकात हुई। यह पहला मौका था जब भारत ने एससीओ में शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर की और इसी के तहत क्या हुआ, वर्ष 2017 में भारत क्या हो गया, इसमें शामिल हो गया और इसकी सदस्यता पाकिस्तान को भी मिल चुकी है। स्वाभाविक है, पाकिस्तान की उपस्थिति चीन की वजह से। प्रश्न आएगा कि भारत के लिए क्यों अहम है एससीओ, अर्थात यह भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। एससीओ मौजूदा वक्त में भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस मंच के जरिए मध्य एशिया में सक्रिय भूमिका निभा सकता है और जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है वहां पर अगर भारत का प्रभाव बढ़ता है, उन देशों के साथ व्यापार बढ़ता है, उन देशों के साथ ऊर्जा का आयात निर्यात बढ़ता है, तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाए। भारत एससीओ के जरिए ईस्ट और वेस्ट के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता है। जैसा कि आपको पता है कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपना रखा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपना रखा है, तो भारत इसके माध्यम से वेस्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहता है और दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करके भारतीय हितों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहता है। एससीओ के संदर्भ में भारत के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला है आतंकवाद और दूसरा है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब है कि इन क्षेत्रों तक भारत की पहुंच। भारत ये दोनों ही उद्देश्य एससीओ के मूल मंत्र से क्या होते हैं, मेल खाते हैं। भारत एससीओ के ताशकंद स्थित आतंकवाद रोधी निकाय अर्थात रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर से क्या है, खुफिया तंत्र और इंटेलिजेंस तक अपनी क्या है पहुंच चाहता है, जो कि उसको मिल चुकी है। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए भी जो है कि क्या है, यह संगठन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है वह तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसमें एससीओ में शामिल सदस्य देश उसमें सहयोग ना करें। और भारत जो है कि मध्य एशिया में अपने हितों को इसलिए बढ़ाना चाहता है, अपने प्रभाव को इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। चीन जो है एससीओ के जरिए इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक मकसदों को पूरा करना चाहता है और भारत भी इस संगठन के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है और साथ ही साथ चीन को भी रोकने का प्रयास कर सकता है। स्वाभाविक है, एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ जब भारत की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव चीन पर भी पड़ेगा। एससीओ की सदस्यता भारत को संपूर्ण एशिया की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जबकि भारत की प्रतिष्ठा एससीओ में शामिल होने से पहले क्या थी, दक्षिण एशिया तक सीमित हो जाती थी। एससीओ के कई देश प्राकृतिक गैस और तेल भंडार वाले देश हैं। ऐसे में भारत यह चाहता है कि वह बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक विकल्प के तौर में मध्य एशिया वाले क्षेत्र को भी क्या रखे, अपने पास रखे। एससीओ के जरिए भारत जो है मादक पदार्थों की तस्करी, छोटे हथियारों के प्रसार और आतंकवाद और कट्टरतावाद को भी क्या करता है, रोकने का प्रयास कर रहा है। लंबे समय से अधर में पड़ी हुई जो तापी अर्थात तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत जो पाइपलाइन है और साथ ही साथ आईपीआई अर्थात ईरान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं को भी क्या करना चाहता है, एससीओ के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता है। सार्क के नाकाम होने के बाद एससीओ जो है वह एससीओ जो संगठन है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सार्क में क्या है, पाकिस्तान की जो उपस्थिति है वह उसमें खलल डालती है। हालांकि ये चुनौती यहां पर भी बनी हुई है, लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान का महत्व है वह काफी कम हो जाता है। कुछ चुनौतियां हैं एससीओ के सामने, जिसके कारण एससीओ का जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा उभर नहीं पाए, लेकिन भारत फिर भी इसमें क्या कर रहा है, अपनी संभावनाओं को विकसित करने का प्रयास। कौन कौन सी चुनौतियां हैं एससीओ के सामने? पहला है
भौगोलिक रूप से निकटता होते हुए भी संगठनों के सदस्यों के इतिहास, उनकी पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हित अलग अलग हैं। ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो उस पर सहमति नहीं बन पाती। अब किसी संगठन में अगर सहमति नहीं बन पाती है तो वह संगठन क्या होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाए। दूसरा, आतंकवाद, अलगाववाद, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की जो तस्करी है, इसके रोकथाम के लिए भी अभी महत्वपूर्ण कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके वजह से ये जो संगठन है यह थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है और जैसे वह पहले सार्क के माध्यम से भारतीय हितों को रोकने का प्रयास करता है, ऐसा वह यहाँ पर भी कर रहा है। चीन इस संगठन के सदस्यों, पर्यवेक्षक राष्ट्रों और डायलॉग में शामिल राष्ट्रों के माध्यम से अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे में भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर उन देशों के साथ भारत अपने संबंध कैसे मजबूत करे। इसी के साथ चीन जो है कि पामीर क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और जिससे क्या हो रहा है कि जो ताजिकिस्तान के साथ चीन का क्या है, तनाव बढ़ रहा है। चीन ने पहले इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया और उसके बदले उसने क्या किया, जो ताजिकिस्तान है इसके अतिक्रमण की नीति अपनाई और वर्ष 2011 में ताजिकिस्तान ने कर्ज के दबाव के तहत ही पामीर क्षेत्र का अपना लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया। और जब चीन को सौंप दिया तो ये क्या हुआ, काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण डेवलपमेंट। ऐसे में अगर और डेवलपमेंट इस क्षेत्र में होते हैं तो इससे भारतीय हित क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इसी के साथ चीन जो है पामीर से निकलने वाली नदियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जिससे मध्य एशिया के देश सशंकित हैं और चीन भविष्य में इस क्षेत्र में क्या करना चाहता है, वाटर वॉर प्रारंभ करना चाहता है, जल युद्ध प्रारंभ करना चाहता है। जल युद्ध का मतलब है कि जब सभी नदियों पर उसका नियंत्रण होगा तो क्या करेगा, पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएगा और जब नदियों पर नियंत्रण होगा, वाटर वॉर की कंडीशन होगी तो भारत पर भी क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भारत के सामने बची हुई। कुछ समय पहले ही चीन ने अपनी मीडिया के माध्यम से यह प्रचारित करवाया कि दो मध्य एशियाई देश जो कि किर्गिस्तान और कजाकिस्तान है, ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा रहे। सोचिए, ठीक इसी तरह से वह भारतीय क्षेत्रों पर भी दावा करता है, तो आप समझ सकते हैं कि चीन को रोकने के लिए यह संगठन कितना महत्वपूर्ण है। चीन का रूस के साथ भी सीमा विवाद है। हालांकि रूस की जो मजबूत सैन्य शक्ति है उसके कारण चीन अब भी प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन आने वाले समय में कई समीक्षकों का मानना है कि वो रूस को भी टारगेट करेगा। इसलिए भारत और रूस की मजबूती यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती। वर्तमान समय में इस संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसका संस्थापक देश चीनी है, जिसकी प्रसारवादी नीति के तहत इस संगठन की जो नीतियां हैं, इसके द्वारा जो अपनाया गया चार्टर है वही क्या हो रहा, प्रभावित हो रहा। क्षेत्रीय शांति, सीमा शांति के जो लक्ष्य इस संगठन के मूल लक्ष्य थे वह क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और चीन ही क्या कर रहा है, इन देश के क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। इसी के कारण देखेंगे कि भारत ने कौन सा मैसेज चीन को इस जो है कि शिखर सम्मेलन के माध्यम से दिया। इस अतिक्रमण के बावजूद वजह से ये जो अतिक्रमण हो रहा है, इस अतिक्रमण की वजह से पूरे क्षेत्र में न सिर्फ अशांति बढ़ रही है बल्कि युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, जिससे इस संगठन की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत की तरफ से संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन कल किया गया था। वर्चुअल बैठक के रूप में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस कर रहा था, अर्थात वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे और व्लादिमीर पुतिन के अलावा इस संगठन के सभी सदस्य देश अर्थात उनके राष्ट्र प्रमुखों ने हिस्सा लिया। पूर्वी लद्दाख में जो एलएसी पर जो है कि तनाव चल रहा है भारत और जो है कि चीन के बीच, उसके बाद ये पहला मौका था जब भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने थे। अब जब यह सम्मेलन हुआ तो देखिए भारत ने कैसे कौन कौन सी चीज़ों को कहा है वह आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सर्वप्रथम मैं एससीओ के कुशल नेतृत्व के लिए कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद
बावजूद इस बैठक के आयोजन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देना चाहूँगा। मुझे खुशी है कि इस कठिन परिस्थितियों के बावजूद एससीओ के तहत कॉपरेशन और इंटीग्रेशन के एक व्यापक और प्रगतिशील एजेंडे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर भारत ने क्या किया, जो है कि रूस के साथ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बताया। आगे एस भारत के द्वारा कहा गया, एससीओ में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। हम पहली बार समिट स्तर की बैठक एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का आयोजन करने जा रहे हैं। इस बैठक के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया गया है जिसमें आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपने समृद्ध अनुभव को साझा करने के लिए इनोवेशन एंड स्टार्टअप पर स्पेशल वर्किंग ग्रुप की भी स्थापना का प्रस्ताव रखा है। अर्थात भारत यह चाहता है कि यह जो महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर है, इसमें सभी देश मिलकर क्या करें, आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो इनोवेशन है, जो स्टार्टअप हैं, उनको क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। भारत ने आगे कहा कि हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन पर वर्किंग ग्रुप का भी प्रस्ताव रखा है ताकि एससीओ सदस्य देशों में पारंपरिक और प्राचीन चिकित्सा और विज्ञान और साथ ही साथ जो समकालीन चिकित्सा है, इनका विकास एक दूसरे के सहयोग से किया जा सके। अर्थात भारत ये मानता है कि जो कोविड-19 एक महामारी आई है, इससे ऐसी बीमारियां भविष्य में भी आ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सभी देश मिलकर जो उनकी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो नवीन चिकित्सा पद्धति है, या जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसको लेकर क्या किया जाए, एक संगठनात्मक संरचना विकसित की जाए। भारत के द्वारा ये भी कहा गया कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि इकोनॉमिक जो है कि मल्टीलैटरलिज्म और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के कॉम्बिनेशन में से एससीओ देश महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के संकट से उभर जाएगा। अर्थात जो हम क्या करें, इकोनॉमिक मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है कि जो बहुपक्षवाद है इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थात जो विविधता है इकोनॉमी के क्षेत्र में, उसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को भी, अर्थात राष्ट्रीय हितों को भी उसके साथ समायोजित किया जाए, जिससे जो महामारी के दौरान चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उनसे हम लोग निपट सकें। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम महामारी के बाद से विश्व में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भारत ने ऐसा कहा। और भारत के द्वारा कहा गया कि हमें विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक क्या करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। अर्थात एक ऐसा फैक्टर साबित होगा जो कि क्या करेगा, आर्थिक विकास के जो रेट है उसमें कई गुणित तेजी से वृद्धि लाएगा। एससीओ क्षेत्र से भारत के द्वारा कहा गया कि एससीओ क्षेत्र से भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। चाहे वह आप बुद्ध जी को लेकर देख लीजिए, या फिर भारत का जो ऐतिहासिक संबंध जो वहाँ से आने वाले शासक थे उसके संदर्भ में देख लीजिए, या वर्तमान समय में जो हम सांस्कृतिक आयोजन करते हैं जो भारत की छवि, उसके संदर्भ में देख लीजिए। भारत ने कहा कि पूर्वजों ने हमारे साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको अथक निरंतर संपर्कों के माध्यम से जीवंत रखा है, और इसीलिए हम भी चाहते हैं, अर्थात भारत अभी भी चाहता है कि इस सांस्कृतिक संबंध को और बढ़ाया जाए। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट और अशगाबाद समझौते जैसे कदम जो हमारी इस क्षेत्र में भारत की कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, भारत की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता। अर्थात भारत ने यहाँ साफ उल्लेख किया कि इन क्षेत्रों से जो हमारा संबंध है वह सिर्फ आर्थिक हितों से ना जुड़ा हो, बल्कि उसमें क्या है, सांस्कृतिक हित भी जुड़े हुए। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ें। अर्थात यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को संदेश देने का प्रयास किया कि जितना कुछ भी हम करना चाहते हैं, जो भी हमारे संगठन के सामने चुनौतियां हैं, जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है, ये तभी हो सकता है जब सभी देश क्या करें, एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको संरक्षित करने का प्रयास करें, दूसरे देश के क्षेत्र पर अतिक्रमण ना करें।
भारत ने आगे कहा, यूनाइटेड नेशन ने अपने 75 ईयर्स पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का जो मूल लक्ष्य है वह अभी अधूरा है। इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, इसमें और परिवर्तन किया जाए और साथ ही साथ भारत 2021 से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में जो शामिल हो रहा है। भारत का उद्देश्य यह होगा कि वह क्या करे, वैश्विक शासन विधि की जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करे, अर्थात जो यहाँ पर किसी प्रकार की रुकावट आती है, जो एक पूरी वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है, उसको भारत क्या करे, आगे बढ़ाए। भारत ने यह भी कहा कि जितने भी सदस्य देश हैं सभी के हितों को सुरक्षित करने के लिए, मानव कल्याण को आगे बढ़ावा देने के लिए सभी देशों को प्रयास करना होगा। भारत जो है कि यह चाहता है कि जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनका पूरा सहयोग मिले भारत को, जिससे भारत क्या कर सके, एक व्यापक बदलाव ला सके। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया एक जो है कि लाइन कोट किया गया और इसके माध्यम से कहा गया कि भारत क्या करता है, समस्त मानव जाति के कल्याण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है और इसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व महामारी की इस अत्यंत कठिन समय में भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेजी हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का प्रयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता के लिए करेगा। अर्थात भारत ने यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ साथ वैश्विक हितों, क्षेत्रीय हितों के प्रति भी क्या है, संवेदनशील है और यही भारत की मजबूती है। आगे भारत की तरफ से कहा गया, भारत का शांति, सुरक्षा, समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है और हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग का विरोध किया है और भारत यह चाहता है कि एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की जो प्रतिबद्धता है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन भारत का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससीओ एजेंडा में बार बार जो है कि अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जाता है, जैसा कि कई बार प्रयास इसमें जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाने का किया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे को उठाने का किया गया, जो कि भारतीय हितों को टारगेट करके ऐसा किया जाता है। भारत ने कहा कि यह जो एससीओ का चार्टर था इसके स्पिरिट के अगेंस्ट है और यह क्या करेगा, एससीओ के हितों को प्रभावित करेगा। भारत के द्वारा कहा गया कि जो है कि वर्ष 2021 में एससीओ की 20वीं वर्षगांठ पर एससीओ सांस्कृतिक वर्ष जो है कि मनाया जाए और इसको मनाने का भारत क्या करता, अपना पूर्ण समर्थन देता है। और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हमें यह चीज़ समझना होगा कि जो पूरा यह दौर चल रहा है महामारी का, इससे हमें आगे निपटना है, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे आने वाले समय में सभी देश क्या सके, सुखी और संपन्न हो सके। भारत का कहना है कि भारत एससीओ फूड फेस्टिवल की मेजबानी करेगा और साथ ही साथ जो है कि भारत ने यह भी कहा कि समस्त एससीओ देशों के ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स ने हाल में बीजिंग में एससीओ सचिवालय के सहयोग से आयोजित एक योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और भारत इससे भी खुश है। भारत के द्वारा कहा गया, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन को उनके कुशल और सफल नेतृत्व के लिए भारत बधाई देता है और साथ ही साथ ये कहा गया कि आने वाले समय में जो है कि जो कुछ भी होगा भारत उसमें क्या करेगा, सहयोग करेगा। अब इस तरह से भारत ने एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि रूस के साथ जो संबंध है भारत उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, उसको मजबूत करेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ समीक्षकों और आलोचकों का कहना है कि जो पूरा सम्मेलन था इसमें भारत के द्वारा जो बातें की गई, इसमें थोड़ा सा भारत को और मजबूती दिखाने की ज़रूरत थी और साथ ही साथ रूस के साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि रूस जो है कि हमारा एक परंपरागत एक अच्छा मित्र रहा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भारत को सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह जो है कि वियतनाम में आयोजित होने वाले ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान की बैठक में भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो मजबूत प्रयास किया गया है, ठीक यही प्रयास यहाँ पर आगे होने
वाले ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान में भी दिखाई देना चाहिए। इसी के बाद जो है कि पुनः रूस की अध्यक्षता में जो 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भारत को चीन को जो है कि काउंटर करते हुए और रूस के साथ अपनी मजबूती को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे अमेरिकी हितों के द्वारा अगर भारतीय हितों को प्रभावित किया जाता है तो भारत को यहाँ से सहयोग मिल सके। 21-22 नवंबर को जो है कि भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में आयोजित होने वाले G10 देशों के सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और इस तरह से कहा यह जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के पास पाइपलाइन में कई ऐसे जो है कि सम्मेलन होने जा रहे हैं जिसमें आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान रखकर भारतीय हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो SCO की मीटिंग थी ये क्यों महत्वपूर्ण थी और भारत के द्वारा क्या क्या इसमें कहा गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।